चलिए दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज अपन बात कर रहे हैं किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो कंडक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर द सब्सटेंस विच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। मतलब कोई से भी सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने देता है? पास होने देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आपके जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपल सी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस which can pass electric current through them are known as कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर क्लियर हो गया। कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कंडक्टर का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में आपका होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट विदाउट डिसोसिएशन पास होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो सब्सटेंस व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट विदाउट डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसमें आपका मेटलिक कंडक्टर भी इनको अपन बोल सकते हैं, ग्रेफाइट भी आता है, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का नाम दिया है। देखो ग्रेफाइट क्या है? आपका नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, लेकिन कई जगह पर इसको डायरेक्ट आपका मेटलिक कंडक्टर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो मेटलिक कंडक्टर क्या हो गए? द सब्सटेंस व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम विदाउट एनी डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ऐसे कंडक्टर या ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है लेकिन उनका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसमें जो करंट पास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटलिक कंडक्टर बोलते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों बोला? क्योंकि आपका ग्रेफाइट भी एक ऐसा ही कंडक्टर होता है जिसमें विदाउट डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, लेकिन वो मेटलिक कंडक्टर में नहीं आता। तो आपसे केवल मेटलिक कंडक्टर पूछा जाए तो भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पूछा जाए तो भी आपका यही डेफिनेशन हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मेटल में आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारी मेटल आ जाएंगी, एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बात करते हैं अपन किसके? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम after decomposition due to movement of पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो पहली बात तो क्या होता है? पानी में डिसॉल्व किया या मोल्टन स्टेट में लिया तो वो उनका क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन के बाद वो क्या देते हैं आपको? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कैटायन और एनायन देते हैं। तो पहले वो क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर डिकम्पोजिशन के बाद जो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस होंगे उनके मूवमेंट के कारण आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसमें फ्लो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो द सब्सटेंस व्हिच कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आफ्टर डिकम्पोजिशन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मतलब ऐसे कंडक्टर जो अपने में इलेक्ट्रिक करंट को कब पास होने देते हैं? जब वो कैटायन और एनायन में डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, इसके कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, फॉर डिफरेंट कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज आल्सो डिफरेंट। अलग अलग मेटल के लिए आपका कंडक्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सेम थिकनेस सेम लेंथ का हमने एल्यूमिनियम का वायर लिया, उसी लेंथ और उसी थिकनेस का हमने क्या लिया, कॉपर का वायर लिया, तो कॉपर का कंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट चीज। सेकंड आता है स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसमें आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर में दो चीजें आती हैं, एक लेंथ आती है और एक आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आपका आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी मोटाई। ठीक है, तो आप जितना मोटा वायर लोगे उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। मोटे वायर का या मोटे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और कंडक्टेंस कम होता है। पतले वायर का या पतले तार का क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कंडक्टेंस कम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको दो वायर दिए सेम लेंथ है, एक मोटा और एक पतला, तो किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस मोटे वाले तार का ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस पतले वाले तार का ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर। नेचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की अगर अपन बात करते हैं तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। किसी भी कंडक्टर का, मेटलिक कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब कि क्या हो गया, कंडक्टेंस कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग हो गए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपका अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस यहां पर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पर भी आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जल्दी से आयनाइज हो जाता है, तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वहीं पर आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आसानी से आयनाइज नहीं होता। आसानी से आयनाइज नहीं होता तो नंबर ऑफ आयन क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, नंबर ऑफ आयन कम प्रोड्यूस करेगा, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड आता है आपका साइज ऑफ आयन एंड इट्स
सॉल्वेशन। ठीक है, आपकी किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ आयन और सॉल्वेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपका जितना बड़ा क्या होगा आयन होगा उतना सॉल्वेशन भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपका जितना बड़ा आयन का साइज होगा, कैटायन और एनायन अगर बड़े हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब इजीली मूव नहीं कर पाएंगे तो आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना बड़ा आयन होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा, या जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया साइज ऑफ आयन एंड इट्स सॉल्वेशन, तीसरा आएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ये पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान देना, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपके कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, तो ये वहां पर मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कई बच्चे नहीं दे पाते, क्योंकि इस चीज को वो नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ये चीजें क्या होती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपको पता है दो टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर। तो अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इजीली डिसॉल्व हो जाएगा मतलब आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब आपके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपका सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा उतना आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर पोलैरिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज नेचर ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट कीजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब ये क्या करता है, ऐसा नेचर होता है जिसका वो फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है या उसका विरोध करता है। तो अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तीसरा आपका फैक्टर हो जाता है। चौथा फैक्टर अगर अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपका चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आपका अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टेंस कब जाता होता है, जब कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, दो कारणों से। पहला, अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करते हैं तो अगर आपका ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, वीक में पानी कम रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो जब पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाया तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयन कम हो गए तो आपका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे, वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो पाएगा, तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टेंस क्या होता है, डाइल्यूशन पे बढ़ता है या कंसंट्रेशन कम करने पे बढ़ता है। ऐसा क्यों सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था, ये तो डिसोसिएट हो पा रहा है। हाँ सही बात है, लेकिन जितने ज्यादा आयन रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो आपका चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों समान, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे कम होता है और कंसंट्रेशन कम करने पे बढ़ता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस कम होगा, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर,
तो इसमें क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस इंक्रीज, इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज होता। तो ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग हो गए कंडक्टेंस के, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। ठीक है, ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग हो गए कंडक्टेंस के। अब अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है। तो अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इधर अपन बात कर लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर की, इधर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो दोनों कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है। तो आपको पहले ही बताया कि इसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो फर्स्ट इन दीज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट किसी कारण फ्लो होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी बात करते हैं इन दीज करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ठीक है, किसके कारण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के मूवमेंट के कारण होता है। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अपन बात कर रहे थे किसकी, कि आपका जो इसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें किसके कारण होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण। ठीक है, ये क्या होता है, सेकंड पॉइंट की बात करें, इन दिस करंट फ्लो विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होता है उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। ठीक है, इन दिस करंट फ्लो ड्यू टू decomposition of electrolyte. Third, in this transfer of matter does not takes place इसमें मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, थर्ड इसमें लगेगा इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। ठीक, अगला पॉइंट बात करेंगे तो इन, ठीक है, तो अपन इनकी डिफरेंस की बात कर रहे थे। डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन ने यहां तक ये डिफरेंस बात कर लिया था कि इन दिस ट्रांसफर ऑफ मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर या ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स
प्लेस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है कि इसमें क्या होता है, इन दिस नो केमिकल चेंज प्लेस ड्यूरिंग कंडक्टेंस। अगर कोई कंडक्टेंस होता है तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता। इन दिस सम डेफिनेट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंडक्टेंस। जब कंडक्टेंस होता है ना कुछ क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इनका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 5 डिफरेंस हो गए। उसके अलावा आपका क्या होता है, इन दिस ओम्स लॉ इज ओबेड बट फैराडेज लॉ इज नॉट ओबेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओम का लॉ तो क्या होता है, फॉलो होता है, लेकिन फैराडे का लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। इन दिस बोथ ओम एंड फैराडेज लॉ आर ओबेड, ठीक है। इसमें दोनों का पालन होता है, किसका, ओम के नियम का भी पालन होता है और फैराडे के नियम का भी पालन होता है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर के बीच में, ठीक है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्या, कंडक्टेंस के फॉर्मूले की, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की, बाकी सब चीजों के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ की। तो आप अच्छे से जानते हो, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हुए ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इन सब चीजों में कोई चेंज नहीं करना है। चेंज आपको केवल क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करना है। तो जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब आपकी अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है तो आपका जो करंट होता है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो I प्रोपोर्शनल टू V और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या V प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो V बराबर R I, वेयर R इज proportionality constant known as resistance of conductor, ठीक है। यहां पर आपका R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इट्स यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट, नीचे एम्पियर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अब आपका यहां पर एक और टर्म आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे आप फिजिक्स में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to its length and inversely proportional to its क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लेंथ के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो आपका क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एल अपॉन ए के। तो अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो यहां पर भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज proportionality constant known as specific resistance, ठीक है। यहां पर रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आपका रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन रो ना ए पर डिपेंड करता है ना एल पर डिपेंड करता है, क्योंकि रो तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये आपका किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अगर मैं L को 1 कर दूं, A को 1 कर दूं, तो आपका रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन भी हम यहीं से देते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का यूनिट लेंथ पर या और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट, ठीक है। केमिस्ट्री में जो लेंथ और एरिया होता है वो सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट रेजिस्टेंस की तो क्या हो गई, ओम, ठीक है। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इट्स यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये केमिस्ट्री में इसकी यूनिट लेते हैं। अगर ऐसा यूनिट पूछें, ऐसा ही यूनिट पूछते हैं, तो आपका सेंटीमीटर की जगह पर क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो ओम मीटर, सीजीएस मतलब यूनिट पूछ रहे हैं सिंपल केमिस्ट्री में, तो ओम सेंटीमीटर। अगर प्रॉपर वर्ड दिया है कि आप ऐसा यूनिट बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर की पर यूनिट लेंथ पर या पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब यूनिट ओम सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, किसकी, कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, ठीक, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक। तो द रेसिप्रोकल ऑफ resistance of conductor is known as its conductance, ठीक है। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को उस कंडक्टर का क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जी। तो कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा,
कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी G बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन R, इट्स यूनिट ओम इनवर्स, ठीक है, और मोहो, उल्टा लिख दो ओम को तो क्या हो जाता है मोहो, और सीमेंस, ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस के बाद आपका आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is known as specific conductance और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं। फिजिक्स में बात करें तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसको सिग्मा से डिनोट करने की बजाय कप्पा से डिनोट करते हैं। तो कप्पा मतलब के जैसा होता है, कप्पा इस तरह से बनाते हैं, तो के बराबर 1 अपॉन रो, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस बराबर 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कप्पा बराबर 1 अपॉन रो हो गया, इट्स यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोह सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो गई। इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट में सेंटीमीटर की जगह पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मोहो पर मीटर और सीमेंस पर मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक टर्म और आएगी। चलिए अगली इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो आपकी आती है सेल कांस्टेंट की, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट द रेशियो ऑफ distance between electrode with respect to area of electrode dipped in electrolyte in a cell is known as cell constant। किसी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, और वो जो आपका इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ उसका जो आपका एरिया है, उसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट। इसको डिनोट किससे करते हैं, सी से। तो सी बराबर एल अपॉन ए हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। ये आपका क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट हो जाता है। इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर अपॉन में एरिया की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी क्या,
मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, ये जो अपन बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये भी आता है। डिफाइन सेल कांस्टेंट एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अब अपन बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो कप्पा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो, यानी आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अपन जानते हैं वी नो दैट रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव किया है, तो रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ये वैल्यू अपन ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कप्पा बराबर 1 अपॉन आर ए अपॉन में एल, ये एल कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए, ये हो जाएगा आपका रिलेशन हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा बराबर 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कप्पा बराबर ये रिलेशन हो गया एक, इस पे बोर्ड में आपका क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, डायरेक्टली भी आ सकता है, इनडायरेक्टली आपको आर दे देंगे, एल दे देंगे, ए दे देंगे, कप्पा पूछ लेंगे, या फिर कप्पा ना पूछ के मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेंगे, तो वहां पर आपका मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होता है, कप्पा यूज होता है, तो वहां पर आपका ये कप्पा यूज हो जाएगा। कई बार तो आपका आर भी नहीं देंगे, आपको क्या दे देंगे, एक सेल दे देंगे, उसमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट दे देंगे, तो आर आप निकाल लोगे, आर बराबर वी अपॉन आई होता है। अच्छा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू एल अपॉन ए, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इट्स यूनिट, सो यूनिट तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, कप्पा की क्या होती है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या मोहो पर सेंटीमीटर, या सीमेंस पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है, सीमेंस पर मीटर, या मोहो पर मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये हो गया सेल कांस्टेंट और रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन अगली टर्म की बात कर रहे हैं, क्या, आपका मोलर कंडक्टेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, द टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड by dissolving 1 mole of electrolyte in given volume of solution। मतलब एक अपन को वॉल्यूम पता है, इतने वॉल्यूम में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं तो जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे सबके कारण जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसको उसका क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, टोटल कंडक्टेंस बाय डिसॉल्विंग, टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय all ion by dissolving 1 mole of electrolyte in given volume of solution। तो टोटल कंडक्टेंस देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कप्पा इज इक्वल टू क्या आया था आपका, कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए, या फिर अपन उसको वहां पर डिफाइन कर सकते थे कप्पा को, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द टोटल कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, जब लेंथ 1 है एरिया 1 है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर आपको टोटल कंडक्टेंस निकालना है तो कप्पा में क्या करेंगे, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है, लैम्डा एम से नोट कर दें, ये क्या है, टोटल कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयन बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल कंडक्टेंस यानी कप्पा इनटू वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है, ठीक है। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू एम। वी नो दैट कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो यही हो जाएगा, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेयर नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1, तो C किसके बराबर हो जाएगा, 1000 अपॉन V के बराबर हो जाएगा। ये किस में, सॉरी V किसके बराबर हो जाएगा, 1000 अपॉन C के बराबर हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब V की वैल्यू यहां पर रख दो, तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, 1000 सॉरी कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, ठीक है। अच्छा यहां पर इसको अपन C क्या है, मोलारिटी है, तो लैम्डा m बराबर अपन लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन m मोलारिटी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर विशेष तौर पे आप ध्यान देना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या थी, सीमेंस पर सेंटीमीटर इंटू ये जो यूनिट आई वो आई सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो फाइनली यूनिट आपका जो आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, आपकी ये यूनिट हो जाएगी। अगर यूनिट चेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट में लेते हैं, तो आपका लैम्डा एम ये दिया, कप्पा किस में दिया, सीमेंस मीटर में, तो आपका कप्पा यूनिट सीमेंस पर मीटर इंटू, ठीक है। ये आपको जो मोलारिटी है, नीचे जो मोलारिटी है मोल पर मीटर क्यूब है, तो सीमेंस पर मीटर कप्पा अपॉन में 1000, तो ये ऐसा ही रहा, ठीक है, यूनिट अब ये चेंज नहीं की, ठीक है। ये आपका किस में चाहिए, आपका मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका, सॉरी कप्पा था, कप्पा की यूनिट क्या होगी, सीमेंस पर मीटर हो गई। अब आपका ये जो मोलारिटी है, ठीक है, वो किस में चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए। तो आपका 1000 तो भूल, ये 1000 है, ये आपका मोल पर लीटर में होता है, वैसे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आता है, मोल पर लीटर में होता है तो आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, ये सीमेंस में हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब अपन इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मोल सॉरी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन एम। अगर ये कप्पा किस में, सीमेंस पर मीटर में है, और मोल ये किस में है आपका, ये अपॉन में क्या है, मोल पर मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो फाइनली जो आएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला, अगर ये यूनिट इस तरह से ये आपका यूनिट रिजल्ट में चाहिए तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, लेकिन यूनिट आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किसी का नहीं होगा, ना 1000 का ना किसी का। वहीं पर अगर आपका ये मोल पर लीटर में है, ठीक है, और ये यूनिट चाहिए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम, ठीक है। यहां पर कप्पा किसमें, सीमेंस पर मीटर में है, ठीक है। ये आपका मोल पर लीटर में है, ठीक है। तो पर लीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब में ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो पर लीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये लीटर
जैसे लीटर में होता तो 1 लीटर बराबर क्या होता 1/1000, तो ये आपका लीटर में दिया होता, तो यहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाता सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो अगर यूनिट ये आपका किसमें मोल पर लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और मोल पर मीटर क्यूब में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और सब सेंटीमीटर में है और ये मोल पर लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये यूनिट के अकॉर्डिंग आपकी ये 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ज्यादातर तो यही यूज होगा, लेकिन अगर कभी दिया जाए कि आपको जो मोलारिटी है मोल पर लीटर में दी है और ऐसा यूनिट में मतलब सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में आपसे आंसर पूछा जाए तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये हो जाती है आपकी मोलर कंडक्टेंस। वैसे यहाँ पर डेफिनेशन खत्म हो जाती है, लेकिन ये स्पेशल केस हैं जो जेई में आपके फॉर्मूले यूज होते हैं। लैम्डा एम बराबर फाइनल रिजल्ट में ये यूनिट आएगी, लेकिन कप्पा की यूनिट ये होनी चाहिए, मोलारिटी की ये यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब कप्पा की ये यूनिट होगी और मोलारिटी की ये यूनिट होगी, तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और फाइनल यूनिट क्या आएगी ये वाली आ जाएगी। ये थोड़े से कन्वर्जन आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन करने जाओगे तो ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, फिर फॉर्मूला कुछ और ही बन जाएगा कि अगर इस ऐसा यूनिट में जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो कुछ और ही बन जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो अपन वापस से इसको दोबारा से समझ लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे मोलर कंडक्टेंस होता है वैसे ही आपका क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। द टोटल कंडक्टेंस produced by 1 gram equivalent of electrolyte in given volume of solution is known as equivalent conductance। यहां पर क्या था, the total conductance produced by 1 mole of electrolyte in given volume of solution, 1 mole की जगह यहां पर क्या करना 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट करना है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा कप्पा इनटू वी। We know that C बराबर क्या होगा NE अपॉन V इंटू 1000। ठीक है, NE अगर आपका क्या हो जाए 1 हो जाए तो C क्या हो जाएगा 1000 अपॉन V, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, यूनिट वही सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, या लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या हो जाएगी नॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, अच्छा चेंज करेंगे, अगर कप्पा ऐसा यूनिट में दिया और ये मोल पर मीटर क्यूब में दिया है, कौन नॉर्मलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में दिया है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा कप्पा अपॉन एन। कप्पा अपॉन एन कब, कप्पा की यूनिट क्या है सीमेंस पर मीटर क्यूब और इसकी यूनिट क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो फाइनली जो यूनिट आएगी वो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगी। और अगर आपका जो नॉर्मलिटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब की जगह ग्राम पर लीटर में दिया है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा आपका कप्पा अपॉन 1000 इंटू एन सीमेंस मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पर जो है कप्पा सीमेंस पर मीटर में होगा और एन जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो 3 टाइप के हमने कंडक्टेंस पढ़े, एक तो सिंपल कंडक्टेंस,
फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, उसके बाद मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये लगभग लगभग सेम होते हैं, ये दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं, बाकी दो अलग होते हैं। अब इन पर अपन क्या करेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ेंगे, कोलरॉस लॉ पढ़ेंगे, आगे की चीजें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात अपन करते हैं कि ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस पूछा जा सकता है किसमें, मेटेलिक कंडक्टेंस और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। दूसरा आपका पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और आपका उनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और फिर पूछा जा सकता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इन सभी फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल आता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये जो दो फॉर्मूले मैंने अलग से करवाए हैं ये आपके जेई और नीट के लिए करवाए हैं, जिसमें आपको यूनिट का ध्यान रखते हुए आंसर निकालना है। अगर यूनिट ये आ रही है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, यूनिट अगर चेंज है और आपकी कप्पा और इसकी यूनिट जो मैंने ये फॉर्मूले में लिखी है ये वाली यूनिट दी है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं, नहीं तो नहीं लगाने। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप खत्म कर देंगे बोर्ड में, यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये दो फॉर्मूले आपको स्पेशल केस के लिए बताए गए हैं, जेई और नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके।